तीसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। हम चौथे सप्ताह में हैं और हमने युग्मित दोलन और हमने उस पॉइंट तक प्रगति की थी जहां हमने युग्मित ऑसिलेटर्स तथा के विलयन को देखा। हमने समझा कि आप निर्देशांक सिस्टम में परिवर्तन कर सकते हैं जिसमें विलयन बहुत सरल हो जाता है ताकि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका पुनर्चक्रण करें। हमने यू तथा वी निर्देशांक सिस्टम में गति इक्वेशन को नीचे लिख लिया और एक बार आप इस क्या हुआ है, अब आप गति के दो इक्वेशन हैं जो अनकपल्ड हैं। अत यू के लिए गति इक्वेशन में वेरिएबल वी तथा इसके विपरीत सम्मिलित नहीं होता, इसलिए आप तुरंत लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ दिखाया गया है। क्या यहाँ एक्स वाई निर्देशांक सिस्टम में गति इक्वेशन को उससे वर्णित करने की चाल जो यू और वी के संदर्भ में वर्णित है मूल रूप से एक निम्नलिखित था। तो आपने एक्स अल्पविराम वाई से यू अल्पविराम वी तक एक निर्देशांक परिवर्तन किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परिवर्तन यू एक्स प्लस वाई था और वी एक्स वाई माइनस से था। इसलिए कुछ अर्थ में हम भाग्यशाली हैं कि निर्देशांक सिस्टम का यह समुच्चय ज्ञात कर सके जिसमें इक्वेशन अनकपल्ड हो जाते हैं और एक बार यह अनकपल्ड हो जाता है यह हल लिखने के लिए सरल है क्योंकि सिस्टम अनिवार्य रूप से एक आयामीय की तरह दिखता है। सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन टर्म का परिचय देते हैं कि ये दो फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अथवा इसे सामान्य मोड फ्रीक्वेंसीज तथा टी केस यू को केवल सामान्य मोड या सामान्य मोड विलयन कहते हैं। हमने यह भी देखा कि चूंकि प्रत्येक सामान्य सिस्टम दूसरी सामान्य विधि से पारस्परिक क्रिया नहीं करती, इनमें से प्रत्येक की एनर्जी स्थिर है तथा संपूर्ण सिस्टम की कुल एनर्जी भी एक स्थिरांक है। जबकि यदि आप इसे एक्स वाई निर्देशांक सिस्टम के दृष्टिकोण से देखें तो आप देखेंगे कि एक्स के लिए गति इक्वेशन वाई तथा इसके विपरीत है, अतः व्यष्टि एनर्जी संरक्षित नहीं होती। लेकिन चमत्कारिक रूप से कुल एनर्जी इस पृष्ठभूमि के साथ गति का एक नियत समय है। आइए हम इसे सामान्य रूप से हल करने के तरीके पर विचार करें। जैसा कि मैंने से पहले कहा था, हम इस निर्देशांक रूपांतरणों का समुच्चय खोज सके जो अंकाउपल्स सिस्टम की युग्मित प्रणाली है। परंतु कोई गारंटी नहीं है कि समान निर्देशांक परिवर्तन किसी अन्य युग्मित समस्या के लिए कार्य करेंगे। सामान्य रूप से आपको प्रत्येक बार समन्वय रूपांतरण का एक अलग सेट ज्ञात करना होगा, बशर्ते कि यह विद्यमान हो। तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, यह अनुमान या भाग्यशाली होना नहीं है। इन विशेष प्रकार के समन्वय प्रणालियों के पीछे हमारी खोज में एक व्यवस्थित तरीका लिखेंगे जिससे हम वास्तव में इसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक ही सिस्टम से आगे बढ़ते हैं जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, जिसका दो पेंडुलम स्प्रिंग द्वारा जुड़ा हुआ है और मैं यहाँ दो इक्वेशन है। अब मैं इसे को अलग तरह से हल करने के लिए जा रहा हूँ, जिस तरह से मैं एप्रायोराई नहीं होगा इन जादुई सेट को लागू करने के लिए। तो मेरा प्रारंभिक पॉइंट इस धारणा है कि जो भी फ्रीक्वेंसी हो वह जिस पर पूरा सिस्टम दोलन कर रहा हो वह एक विशेष फ्रीक्वेंसी से कर रहा है। तो मुझे इसकी व्याख्या करनी चाहिए, लेकिन पहले मैं उस विलयन को लिखकर जो मैं मान रहा हूँ। तो मैं मान रहा हूँ कि एक्स टी का है ए पावर आई ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा सामान्य मोड फ्रीक्वेंसीज में से एक है और टी का वाई बी है, अर्थात ओमेगा टी। तो क्या इस विलयन का चुनाव है कि संपूर्ण सिस्टम एक विशेष फ्रीक्वेंसी से दोलन कर रहा है? तो शारीरिक रूप से कि बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, केवल इसलिए क्योंकि इसके बाद इसकी एक प्रणाली युग्मित सिस्टम और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सिस्टम का एक हिस्सा
सिस्टम के दूसरे हिस्से से बहुत अलग फ्रीक्वेंसी के साथ दोलन कर सके, इसलिए सामान्य तौर पर पूरी प्रणाली एक फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रही है जो कि इस कल्पित समाधान में निहित है। और भी मैंने प्रारंभिक वेलोसिटी के बारे में कुछ धारणा बना ली है। मूल रूप से वेलोसिटी शून्य है। यदि वेग प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है तो मुझे इसमें अतिरिक्त प्रावस्थाएं जोड़ना होगा, परंतु समस्या को सरल और मान लेना होगा। प्रारंभिक वेलोसिटी शून्य है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इन बातों को वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए है। तो चलो कि अगले चरण के रूप में करते हैं। तो अब क्या मैं करने जा रहा हूं, सभी शब्दों में और बी के साथ एक साथ एकत्र करने के लिए और इन दो समीकरणों को लिखने के लिए है। तो अब मेरे पास यह इक्वेशन के दो सेट हैं, यहां से पर पुनः व्यवस्थित हैं 3s। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसे मैट्रिक्स के रूप में एलिगेंट रूप में लिख सकता हूं। इसलिए यह मैट्रिक्स इस वेक्टर के बहुगुणित संस्करण है जिसमें ए तथा बी तत्व हैं तथा राइट हैंड साइड पर मेरे पास शून्य है। इस संपूर्ण मैट्रिक्स का नाम शून्य है। मैं इसे m के रूप में बदल सकता हूं और इस वेक्टर का नाम काई के रूप में बदल सकता हूं। तो मैट्रिक्स संकेतन में यह केवल m गुना काई शून्य के बराबर है। समीकरणों के इस सिस्टम के लिए नगण्य हल यह कहना आवश्यक है कि ए तथा बी के पास नॉन ट्रिवियल समाधान होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि हल शून्य के अलावा कुछ और होना चाहिए, क्योंकि यदि मैं शून्य बी शून्य के बराबर डाल दिया शून्य के बराबर, तुम देखेंगे कि यह ट्रिवियली इस समीकरणों के सिस्टम को संतुष्ट करता है। और कल्पना कीजिए कि यदि ए और बी शून्य के बराबर हैं तो इसका अर्थ है कि एम्पलीट्यूड शून्य है, तो कोई ऑसिलेशन नहीं होता जिससे हम चाहते हैं। तो हम कुछ गैर शून्य मान ए और बी के लिए चाहते हैं और यह संतुष्ट होगा यदि m का डिटर्मिनेंट शून्य के बराबर है। तो इस मानक परिणाम में एक रैखिक बीजगणित, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको में संबंधित अध्यायों को वापस जाने और देखने का आग्रह करता हूं। किसी भी विशिष्ट रेखीय बीजगणित पुस्तक के लिए इसके लिए ट्रिवियल समाधान का अस्तित्व होगा। यदि नियतांक शून्य के बराबर है तो मैं अब m के निर्धारक की गणना करने के लिए जा रहा हूं और यह काफी सरल है। करने के लिए तो मैंने m के डिटर्मिनेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखा है और यह शून्य के बराबर सेट किया गया है, और मैं सिर्फ यह केवल अज्ञात जो इस इक्वेशन में है के लिए हल करने की जरूरत है, जो ओमेगा है। तो हम जानते हैं ओमेगा शून्य क्या है, हम जानते हैं ओमेगा क्या है s। मैं बस अज्ञात फ्रीक्वेंसीज जो मैं के साथ शुरू किया था पता करने के लिए की जरूरत है। तो यह एक परिणाम है। फिर यदि आप को याद करें तो एक फ्रीक्वेंसी केवल ओमेगा शून्य थी जो है हम अब क्या मिल गया है। तो मैं दूसरा इक्वेशन है और यह आसानी से सरल हो सकता है। तो यह मेरी सेकेंड फ्रीक्वेंसी है। और अब जब आप की तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि यह परिणाम वास्तव में अंतिम मॉड्यूल में पहले मिल गया था, केवल दो इक्वेशन को जोड़कर और घटाकर, जिसके साथ हमने मूल रूप से इन दो समीकरणों से शुरू किया था। परंतु अब केवल भौतिक अभिप्रेरण पर आधारित कि संपूर्ण सिस्टम सिंगल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। यह मान लें कि विलयन एक विद्युत अर्थात ओमेगा टी अथवा एक्स तथा वाई कंपोनेंट के लिए किसी एम्पलीट्यूड समय ई पावर ओमेगा टी के रूप में होते हैं, और फिर x डबल डॉट की गणना वापस प्रतिस्थापित बैक और मांग की और बी आपको नॉन ट्रिवियल समाधान देना चाहिए। तो फिर से आप दो संभव सामान्य मोड फ्रीक्वेंसीज परिणाम के ठीक संयोग से, जो कि हम पहले हो गया था, और अंत में मैं बंद करने से पहले हम इस प्रकार के युग्मन ऑसिलेटर्स को कहाँ देख रहे हैं। वास्तव में का अधिकांश समय आप देखते हैं बहुत से कण एक साथ दोलन करते हैं, चाहे ध्वनि तरंगें हों या अन्य यांत्रिक तरंगें। विशेष रूप से मैं उदाहरण के लिए हम
कार्बन डाइऑक्साइड अणु जैसे सरल उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। कह सकते हैं कि यह एक कार्बन अणु है और यहाँ ऑक्सीजन अणु हो सकता है। ठीक वहाँ कोई वसंत नहीं, परंतु इसका विभव जो उन्हें एक साथ रखने के लिए उत्तरदायी है, और उनमें से प्रत्येक दोलन कर सकता है। तो यह युग्मित दोलन का एक उदाहरण है, और वास्तव में इस स्थिति में आपके 3 कण, एक कार्बन एटॉमिक तथा 2 ऑक्सीजन एटॉमिक हैं। तो सिद्धांत रूप में आप 3 सामान्य मोड और 3 सामान्य मोड फ्रीक्वेंसीज है। इसलिए इसकी कुछ चीज जिसे आप सामान्य रूप से देख सकते हैं, हमने देखा कि जब आप थे और हमें पेंडुलम एक स्प्रिंग से एक जोड़ा था, क्योंकि आपके पास अंत में 2 कण थे और अंत में 2 सामान्य विधा फ्रीक्वेंसीज और 2 सामान्य विधा फ्रीक्वेंसीज के साथ समाप्त हो गए। और यह भी देखना बहुत कठिन नहीं है कि जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड अणु जैसे वस्तुएं हैं तो आपके पास 3 कण तथा हैं। वास्तव में आपको 3 सामान्य विधा फ्रीक्वेंसीज की प्राप्ति होगी। सामान्यतः आप इन सामान्य विधियों को एन पार्टिकल सिस्टम के लिए देख सकते हैं तथा अगले व्याख्यान में युग्मित दोलन के कुछ और उदाहरण देखेंगे।